फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। उन्हें इतना उत्सुक और लालायित देखकर फैंग जियू के होठों पर मुस्कान आ गई। हालांकि अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं अधिकार का टोकन सौंप दूंगी। जब उन्होंने ये सुना तो सब दंग रह गए और अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उनमें से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बिना छिपाए तिरस्कार के साथ ठहाका लगाते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? मेरी बात तो छोड़ो, हमारी युवा पीढ़ी में से भी कोई भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। क्या ऐसा है? वह थोड़ा मुस्कुराए और अपनी भौहें सिकी। वह पूरी तरह से एक हानिरहित नन्हे खरगोश की तरह लग रही थी। हवेली में एक प्रशिक्षण क्षेत्र ट्रेनिंग एरिया है, क्यों ना हम वहीं चलें? जब उसने ये प्रस्ताव रखा तो हॉल में मौजूद हर कोई पलक झपकते ही तैयार हो गया। इस प्रकार वे उसके पीछे पीछे प्रशिक्षण मैदान की ओर चल दिए जो पीछे के पहाड़ के सबसे करीब था। रास्ते में केवल उस बूढ़े व्यक्ति की भौहें थोड़ी सिउड़ी हुई थीं और उसकी आंखें फेंग जियू पर टिकी थीं क्योंकि वह उसके इरादों को भांपने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसका दुर्भाग्य था कि उसके सामने खड़ी युवती केवल वही दिखा रही थी जो वह दिखाना चाहती थी, और वर्तमान समय में वह एक मासूम चेहरा था जिसे पढ़ पाना किसी के लिए भी कठिन था। हवेली के लोगों ने भी इस मामले के बारे में सुना था और हर कोई इसकी चर्चा कर रहा था। हालांकि फैंग निवास के लोगों के रूप में उनके नियम बहुत सख्त थे, इसलिए भले ही वे हवेली के भीतर चर्चा कर रहे थे, वे बाहर कुछ भी नहीं फैलाते थे। क्योंकि वे इस मामले के बारे में जानते थे, इसने कई लोगों का ध्यान खींचा और वे देखने के लिए पीछे पीछे चल दिए। ये बात सुनने के बाद फैंग गार्ड के वे 8 नेता अचंभित रह गए। सच में, सिर्फ यंग मिस, वह उनसे मुकाबला कर रही हैं। जहां तक मुझे पता है, साइड ब्रांच शाखा में वास्तव में कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं। एक तो ऐसा है जिसने पिछले महीने ही मार्शल कल्टीवेटर की श्रेणियों में प्रवेश किया है। अगर यंग मिस उससे लड़ती हैं तो क्या ये सीधे अधिकार का टोकन उसके हाथों में सौंपने जैसा नहीं होगा? यंग मिस इस तरह की इंसान नहीं होनी चाहिए। चूंकि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है तो निश्चित रूप से उनके पास उन्हें जीतने का साधन और आत्मविश्वास होगा। ये कैसे संभव है? सिर्फ उनकी ताकत के आधार पर? मजाक करना बंद करो। एक व्यक्ति ने मजाक में हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर अविश्वसनीय शब्द साफ पढ़ा जा सकता था। केवल लुओ यू था जिसकी आंखें खबर सुनकर चमक उठीं और फान लिन के कंधों पर हाथ रखकर उसने उत्साह के साथ कहा, चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो देखते हैं कि हमारी मिस्ट्रेस इन अज्ञानी मूर्खों को कैसे सीधा करती हैं और उन्हें उनकी सही जगह दिखाती हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, चूंकि तुम लोगों ने पहले कभी उनके साथ मुकाबला नहीं किया है, मैं बस इतना कह सकता हूं कि उनसे मिलना सिर्फ बदकिस्मती ही ला सकता है। क्या तुम लोगों को उनके कौशल पर विश्वास नहीं है? हमें ऐसा मौका शायद ही कभी देखने को मिलता है। चलो, हम इसे छोड़ नहीं सकते। अपनी बात खत्म करते ही उसने फान लिन को प्रशिक्षण मैदान की ओर खींच लिया। बाकी लोगों ने ये देखा और एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर वे भी उनके पीछे पीछे प्रशिक्षण मैदान की ओर चल दिए। आंगन की सुरक्षा कर रहे शैडो गार्ड्स को अपने सीने में घुटन महसूस हो रही थी। वे वास्तव में साथ जाकर देखना चाहते थे। दुर्भाग्य से उन्हें इस आंगन में रुककर पहरा देना था और वे जा नहीं सकते थे। जब ये खबर फैंग जियाओ के कमरे में मौजूद ओल्ड पैट्रियार्क फैंग के कानों तक पहुंची तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह लिटिल फैंग के बारे में सबसे स्पष्ट थे। अगर उसे आत्मविश्वास नहीं होता तो वह ऐसा नहीं करती। उनका अनुमान था कि यह उसका दूसरों को सबक सिखाने के लिए किसी एक को दंडित करने, किलिंग द चिकन टू स्केयर द मंकीज का तरीका था। साइड ब्रांच के वे लोग भी बहुत आगे बढ़ गए थे। वे बस एक सबक की मांग कर रहे थे। उन्होंने वास्तव में ऐसा सटीक समय चुना था। ये वाकई बहुत निराशाजनक था। शुरुआत में उन्होंने अभी भी लेंग हुआ के माध्यम से उसे एक संदेश भेजने और उनसे थोड़ा नर्म व्यवहार करने के लिए कहने का विचार किया था। हालांकि दोबारा सोचने के बाद उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया। अगर खून से सने सबक नहीं मिलेंगे तो ये लोग कभी हार नहीं मानेंगे और उनके मन में कोई डर नहीं होगा। बस उसे अपने तरीके से काम करने दें। प्रशिक्षण मैदान में काफी संख्या में गार्ड मुकाबला देखने के लिए अखाड़े के चारों ओर जमा हो गए थे। हालांकि परिचारक स्ट्यूअर्ड ने उन्हें हटा दिया। वे सब तितर बितर हो गए और अंत में वहां केवल साइड ब्रांच के वे 10 लोग, फैंग गार्ड्स के कुछ नेता, लेंग शूंग और परिचारक ही एकत्रित थे। चचेरी बहन, मेरे पिता ने कहा है कि मैं प्रतिनिधित्व करूंगा ताकि लोग यह न कहें कि वह किसी कमजोर को सता रहे हैं। एक युवक आगे बढ़ा और उसकी भौहें अहंकार में तनी हुई थीं। हालांकि
फैंग जियू ने बस उसकी ओर एक नजर डाली और अपना सिर हिला दिया। तुम नहीं कर सकते। जैसे ही उसने ये सुना, उस युवक का चेहरा काला पड़ गया। वह नहीं कर सकता। उसका कौन सा हिस्सा नहीं कर सकता? चचेरी बहन के बोलने का तरीका वास्तव में अनुचित है। हमने अभी कोशिश भी नहीं की है। आप इतनी निश्चित कैसे हैं कि मैं नहीं कर सकता? उसने एक द्वियथी लहजे में कहा और सिर से पांव तक उसे देखते हुए एक कामुक नजर डाली। जब उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया देखी, भले ही फैंग जियू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लुओयू और अन्य लोगों के चेहरे, जो कुछ ही दूरी पर थे, तुरंत उतर गए। उनकी निगाहें ठंडी हो गईं और वे उस आदमी को अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ घूरने लगे। विशेष रूप से लुओयू की मुट्ठियां इतनी कसकर भिंची हुई थीं कि उसकी उंगलियों के चटकने की आवाज तक सुनी जा सकती थी। अपनी मिस्ट्रेस के बारे में वास्तव में अश्लील विचार रखना। वह इस लड़के को निश्चित रूप से सबक सिखाएगा। जब फैंग जियू ने उसकी नजर को अपने ऊपर मंडराते देखा, तो वह ऐसी दिखी जैसे उसे उसका मतलब समझ ही न आया हो। उसने बस अपनी भौहें सिकुड़ी और उसकी ओर एक नजर डाली, जबकि उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। खैर, चूंकि तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर लो। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि तुम अपने इस चुनाव पर पछताओगे नहीं। बूढ़े व्यक्ति और बगल में खड़े कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने ये सुना और वे थोड़े भ्रमित महसूस करने लगे। उसके पास स्पष्ट रूप से कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यह निराधार आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा था? मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक ने ये देखा और वह अपने बेटे को वापस बुलाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन किसे पता था उसका बेटा पहले ही एक बड़ा कदम आगे बढ़ा चुका था। आओ, बहुत बढ़िया, फिर मैं तुम्हें अपनी ताकत का अनुभव कराऊंगा। अपने चेहरे पर एक कामुक मुस्कान लिए वह पहले ही युद्ध की स्थिति में खड़ा हो गया और उकसाने वाले अंदाज में उसका इंतजार करने लगा। फैंग जियू ने प्रशिक्षण मैदान के किनारे हथियारों के रैक से लापरवाही से एक तलवार उठाई। उसकी उंगलियों ने ब्लेड के किनारे को छुआ और वह एक पल के लिए रुक गई। पता नहीं वह क्या सोच रही थी। उसने बस अपना सिर हिलाया और उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। अंततः उसने लगभग 1.2 मीटर लंबा एक लकड़ी का डंडा चुना। तुम कोई हथियार नहीं चुनने वाले? उसने अपनी भौहें उठाई और अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा। ये युवक कथित तौर पर उसका चचेरा भाई था, हालांकि वे एक पीढ़ी के अंतर पर थे और बिल्कुल भी करीब नहीं थे। हाँ, तुम्हारे खिलाफ सिर्फ मेरे खाली हाथ ही तुमसे निपटने के लिए काफी हैं। वह जोर से हंसा और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान लटक गई और उसने कहा, चचेरी बहन, तुम्हें सावधान रहना होगा। ओह टिल्ड। जैसे ही उसने ये कहा, उसने एक खतरनाक अंदाज में कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ पंजे की तरह मुड़कर उसके सीने की ओर बढ़े। ये देखकर 8 फैंग गार्ड्स के चेहरे तुरंत बदल गए। वह लंपट कमीना, लुओयू ने दबी आवाज में गाली दी। एक पुरुष के रूप में ऐसे कष्टप्रद व्यक्ति को इतनी अश्लील हरकत करते देखना वास्तव में उसे आगे बढ़कर उसे पीटने के लिए मजबूर कर रहा था। वह वास्तव में हम पुरुषों की नाक कटवा रहा है। 8 में सबसे छोटे की कांत का चेहरा भी बिगड़ गया और उसने उस युवक को खतरनाक तरीके से घूरा। उसने उसे चचेरी बहन भी कहा। क्या वे वास्तव में रिश्तेदार थे? खैर, ऐसे रिश्तेदार ना होना ही बेहतर है। बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़कर और भौहें चढ़ाकर उस आदमी की ओर देखा। फान लिन ने लेंग शुआंग पर भी ध्यान दिया, जो उनसे ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन बर्फीली नजर थी और वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसके दिमाग में कुछ विचार कौंधे और उसकी निगाहें अंततः प्रशिक्षण मैदान की ओर लौट आई और उसकी तनी हुई भौहें तब तक ढीली हो चुकी थीं। सफेद कपड़ों में वही युवती एक उदासीन भाव के साथ वहीं खड़ी रही, 1 इंच भी नहीं हिली। वह लकड़ी के डंडे को बहुत ही लापरवाही से हाथ में पकड़े हुए थी। उसमें किसी परिभाषित मुद्रा स्टांस का आभास नहीं था। और जब उसने देखा कि उसकी पहली चाल उसके सीने की ओर बढ़ने की थी, तो उसने एक भौं उठाए और उपहास भरी मुस्कान दी। जैसे ही उस युवक का हाथ उसके सीने को छूने ही वाला था, उसे हल्का सा हिलते हुए देखा गया और जैसे ही उसका पहलू उसके पास से गुजरा, लकड़ी के डंडे ने तुरंत उस नीच हाथ को झटक दिया। जब लकड़ी का डंडा उसके हाथों पर गिरा, तो वे दूर से ही हवा की सरसराहट सुन सकते थे, और इसके बाद जो आया वो उस आदमी की दर्दनाक चीख थी। सिस अर्र। उस खून जमा देने वाली चीख ने उसके हाथ की हड्डियां टूटने की आवाज को दबा दिया। केवल एक चाल में वह डंडा उसके हाथ पर लगा था और उसके हाथ की सारी हड्डियां चकनाचूर कर दी थीं। उसका हाथ अब सूजकर सुअर के खुर जैसा दिख रहा था और वह अपने दूसरे हाथ से घायल हाथ को कसकर पकड़े हुए दर्द के मारे उछल रहा था, अपने दर्द को कम करने का हर संभव रास्ता ढूंढ रहा था। अर्र, आह, ओह मेरा हाथ, सस, ओह, ये बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है।
इस दृश्य को देखकर फैंग गार्ड्स में से प्रत्येक के चेहरे पर राहत के भाव थे, साथ ही एक अनकही खुशी भी थी क्योंकि वे इस पल का आनंद ले रहे थे। हाँ, वह इसी के लायक है। यही तरीका होना चाहिए। लुओ यू और किकांग दोनों एक ही समय में चिल्लाए और दोनों एक दूसरे की ओर आंखों में मुस्कान लिए मुड़े। उनकी चमकती निगाहें प्रशिक्षण मैदान में सफेद लिबास वाली उस आकृति पर टिकीं और उन्हें लगा कि यह प्रहार अत्यंत संतोषजनक था। जब साइड ब्रांच के लोगों ने अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखा तो उनमें से प्रत्येक के चेहरे का भाव अत्यंत भद्दा हो गया। जब उन्होंने पहले देखा था कि उसके हाथ उसके सीने की ओर बढ़े थे तो उन्हें लगा था कि उसने उनकी सारी नाक कटवा दी है। अब केवल एक ही चाल में वो उसके हाथों में मौजूद लकड़ी के डंडे का शिकार हो गया था। जिस समय वह डंडा उसके हाथ पर लगा, उनका दृश्य उसके शरीर से ढक गया था। इसी कारण उनके कोण से यह प्रहार बहुत भारी नहीं लग रहा था और इसीलिए जब उन्होंने उसकी तीव्र प्रतिक्रिया देखी तो उन्हें केवल ये लगा कि वह जरूरत से ज्यादा नाटक कर रहा है और एक बेकार मूर्ख है। उसने उन फैंग गार्ड्स और फैंग किंगे के सामने उनका सिर पूरी तरह शर्म से झुका दिया था। हालांकि इसी क्षण फैंग जियू के हाथ में मौजूद लकड़ी का डंडा फिर से घूमा और उसकी पिंडली काफ बोन पर जा लगा। जैसे ही एक और कान फाड़ने वाली चीख गूंजी और उन्होंने देखा कि वह जमीन पर गिरने ही वाला है, वे केवल एक चमक देख पाए और लकड़ी के डंडे ने उसे हवा में ही फिर से मारा। चीखों का एक और सिलसिला गूंज उठा और एक जोरदार धमाके के साथ डंडा ठीक उसकी टांगों के बीच जा लगा। आह, ओह, ओम्फ, यीक्स। लगभग एक ही समय में चारों ओर से अलग अलग आवाजें आईं। इसे देखने वाले सभी पुरुषों ने अनजाने में अपनी टांगें कसकर सिकोड़ ली। उनकी दोनों आंखें खौफ से फटी रह गईं क्योंकि उनके दिलों में दहशत की एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह प्रहार बहुत क्रूर था। सिर्फ देखने में ही दर्द हो रहा है। लुओ यू ने अपनी टांगें कसकर दबा ली और अचानक महसूस किया कि उसकी मिस्ट्रेस ने पिछली बार वास्तव में उसे बहुत नरमी से छोड़ दिया था। कम से कम उन्होंने केवल उसका सुंदर चेहरा पीटा था और उसके एक छोटे भाई को बख्श दिया था। किकांग ने थूक निगला और सफेद पड़े चेहरे के साथ बोला, ये यंग मिस की चाल वास्तव में घातक है, अत्यंत उग्र। वह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि अगर वह उस समय वास्तव में कमरे में घुस गया होता तो क्या यंग मिस उसे भी लकड़ी के डंडे से इनाम देती। सिर्फ इस विचार ने ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। सच ही है, एक बार जब किसी महिला के क्रोध का स्विच दब जाता है तो जो कहर टूटता है वह अकल्पनीय होता है। जब फान लिन ने उस व्यक्ति को देखा जिसे लकड़ी के डंडे ने हवा में उड़ा दिया था और जहां उसका अंत हुआ, तो उसने अपनी ठुड्डी सहलाई और सोच समझकर कहा, यह डंडा जिस तरह लगा है उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके वंश को आगे बढ़ाने की संभावनाएं खतरे में हैं। वह आदमी अब असहनीय दर्द के कारण बेहोश हो चुका था और जमीन पर एक दयनीय स्थिति में पड़ा था। बाकी कुछ लोगों ने अपनी यंग मिस की ओर देखा जो मुड़ी और लकड़ी के डंडे को अपने पीछे कर लिया। उन सबने एक ठंडी सांस भरी। मैं वास्तव में नहीं देख पा रहा था कि हमारी यंग मिस ऐसी हानिरहित और सौम्य महिला वास्तव में लकड़ी के डंडे से ऐसे विस्फोटक प्रहार कर सकती है। वास्तव में किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। हुई मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सदमे में चिल्लाया। वह अपने बेहोश बेटे को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा और पाया कि उसका पूरा हाथ नरम पड़ गया था और उसकी सारी हड्डियां टूट गई थीं। उसकी पूरी हथेली खून से भरी थी और पुरुषों के सबसे नाजुक स्थान पर भी खून की बूंदें थीं और उसकी पैंट लाल रंग में रंग गई थी। शोक से भरे दिल के साथ उसने अचानक ऊपर देखा और उसे एक नफरत भरी नजरों से घूरते हुए चिल्लाया, तुम्हारा दिल बहुत शातिर है। पारिवारिक रिश्तों की परवाह किए बिना तुमने वास्तव में इतना भारी प्रहार किया। तुम बस उसे बर्बाद करना चाहती हो। फैंग जियू ने अपनी भौहें उठाई और उपहास करते हुए तिरस्कार भरे स्वर में कहा, पारिवारिक रिश्ते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पारिवारिक रिश्तों की बात करने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक बार मेरे पिता क्या गिरे, मेरा फैंग निवास इतना कमजोर हो गया कि उसे आसानी से डराया धमकाया जा सके? मेरे फैंग परिवार पर कब्जा करना चाहते हो? तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम इसके लायक हो? ये शब्द सुनकर साइड ब्रांच के लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे गुस्से से तमतमा उठे। ये देखकर कि अब वह कुछ भी नहीं छिपा रही थी और उसके शब्द तीखे और उदासीन थे, इसी क्षण उन्हें अंततः एहसास हुआ कि वह शुरू से ही उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी। उसका उन्हें फैंग परिवार में प्रवेश देने का कभी इरादा ही नहीं था। उसका उन्हें फैंग निवास का कार्यभार सौंपने का कभी इरादा नहीं था। वह बस जानबूझकर उन्हें अपमानित कर रही थी। हाँ, बहुत अच्छे फैंग किंगे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति इतना उत्तेजित और क्रोध से भर गया कि उसने अपने दांत पीस लिए और अपने घायल बेटे को अपने पीछे खड़े व्यक्ति को सौंप दिया।
बड़े बड़े डग भरते हुए उसने गुस्से में उसे फटकारा, आज मुझे फैंग जियाओ की ओर से तुम्हें अच्छी तरह से अनुशासित करने दो। जब उन्होंने उस व्यक्ति को उसकी ओर बढ़ते देखा तो 8 फैंग गार्ड्स के चेहरे तुरंत बदल गए। वह साइड ब्रांच का वही आदमी है जिसने पिछले महीने ही मार्शल कल्टीवेटर की श्रेणी हासिल की है। यंग मिस चाहे कितनी भी कुशल क्यों न हो, उनकी खूबी उनकी सूझबूझ और चपलता थी। मुझे डर है कि अगर वह उससे सीधे टकराती हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। चलो मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे फैंग निवास में इतनी निर्लजता से काम करने की हिम्मत, हमारे ही इलाके में हमारी यंग मिस को धमकाने की हिम्मत। हाँ, ये तो सीधे मौत को बुलावा देना है। हाँ, क्या हम यहाँ सिर्फ सजावट के लिए हैं? चलो, उनमें से कुछ चिल्लाए और जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, लिन शुआंग ने आकर उनका रास्ता रोक दिया। मिस्ट्रेस के लिए अतिरिक्त परेशानी खड़ी मत करो। लिन शुआंग की ठंडी आवाज और उसके उदासीन चेहरे ने उसे पूरी तरह से एक बर्फीली सुंदरी जैसा बना दिया था। उसकी छरहरी काया और फिटिंग वाले काले कपड़ों ने उसमें एक शीतलता जोड़ दी थी और बिना किसी कोमलता के वह अत्यंत भयानक लग रही थी। वह मार्शल कल्टीवेटर की श्रेणी तक पहुंच चुका है, क्या मिस्ट्रेस इसे संभाल पाएंगी? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लुओ यू एक पल के लिए दंग रह गया क्योंकि उसके दिमाग में एक अकल्पनीय विचार कौन था। लिन शुआंग लंबे समय से अपनी मिस्ट्रेस के साथ रही थी और उसे उनकी बुनियादी समझ थी। यदि मिस्ट्रेस इसे नहीं संभाल पाती तो वह सबसे पहले बाहर झपटती, लेकिन अब जब वह उन्हें रोकने आई थी तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था कि क्या मिस्ट्रेस की ताकत इतनी अधिक है कि वह उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से निपट सके जो मार्शल कल्टीवेटर बन चुका है। लानत है, क्या ये संभव भी है? ये सोचकर वह अपनी ठंडी सांसें रोकने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी जिज्ञासु निगाहें सफेद कपड़ों वाली उस आकृति की ओर बढ़ गईं। उन्होंने उसे लाल कपड़ों में देखा था। वह मंत्रमुग्ध कर देने वाला और लुभावना रूप था। उसमें एक प्रकार का आकर्षण था और वह अहंकार की हवा झलकाता था, और साथ ही उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और कुलीनता की एक चमक उसे घेरे रहती थी। अब जब उसने सफेद कपड़े पहने थे तो पहली छाप एक सौम्य और विनीत स्वभाव की थी, जैसे कि एक हानिरहित भोली भेड़। हालांकि ये केवल एक भ्रम था, वरना वह युवक अभी इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होता। सिर्फ उसके उस आखिरी प्रहार के बारे में सोचकर ही कुछ लोग कांप गए। उन्होंने अपना थूक निगला और अनजाने में अपनी टांगें सिकोड़ लीं। उसकी चिंता, शायद वे सिर्फ बेकार की चिंता करने वाले लोग थे जिनकी चिंता व्यर्थ थी। जहां तक फैंग जियू की बात है, जो अपनी पीठ के पीछे लकड़ी का डंडा लिए खड़ी थी, जब उसने उस आदमी को अपने चेहरे पर हथेली से प्रहार करने के लिए करीब आते देखा तो उसने अपनी एक भौं सिकुड़ी और लकड़ी का डंडा दूर फेंक दिया। उसने अपने खाली हाथों का इस्तेमाल किया और एक अजीब गति से उसकी कलाई को जकड़ते हुए सीधे हमला किया। नीचे उसके पैर फुर्ती से चले और उसका शरीर बिजली की तरह पास से गुजरा। जो कलाई उसने जकड़ी थी उसे बड़ी सफाई से मरोड़ दिया गया और एक जोरदार कच कच कचा की आवाज आए। दूसरे हाथ ने उसका कंधा पकड़ा और उसके पूरे हाथ को ऐसे खींचा कि हड्डियों के टूटने की आवाजों का एक और सिलसिला गूंज उठा, और बिना किसी चेतावनी के असहनीय दर्द की एक लहर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और वह व्यक्ति दयनीय रूप से चिल्ला उठा। हालांकि वह किसी भी चीज से ज्यादा हैरान और डरा हुआ था। उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखों के बीच चारों ओर लोगों के ठंडी सांसें भरने की आवाजें गूंज रही थीं। भीड़ ने अपनी आंखें फाड़ ली और अपने सामने घटते इस दृश्य को अविश्वास के साथ देखा। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि एक मार्शल कल्टीवेटर वास्तव में इतनी आसानी से ऐसी दयनीय स्थिति में पराजित हो जाएगा। उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के घुटनों के पीछे लात मारी गई, जिससे उसके पैर जबरदस्ती घुटनों के बल नीचे आ गए। उसके शरीर को आगे धकेला गया और उसकी मुड़ी हुई बांह को उसकी पीठ के पीछे मजबूती से दबा दिया गया। दर्द इतना तीव्र था कि वह ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। उसने खड़े होने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन ये केवल एक निष्फल प्रयास था। साइड ब्रांच के लोग हक्के बक्के रह गए। 8 फैंग गार्ड्स भी दंग रह गए। ये वाकई में बहुत ही असाधारण था। ऐसे कौशल और ऐसी ताकत के साथ किसकी हिम्मत थी जो ये कह सके कि वह पूरे फैंग निवास का समर्थन नहीं कर सकती? कौन अब भी ये दावा करने का साहस कर सकता था कि वह फैंग निवास चलाने में उसकी मदद करेगा? उनके आसपास मौजूद हर व्यक्ति का दिल कांप उठा। साइड ब्रांच के लोगों के दिल डर से कांप रहे थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि फैंग किंग के पास इतने विचित्र कौशल होंगे। वह केवल एक चाल में एक मार्शल कल्टीवेटर को भी वश में कर सकती थी। ऐसी ताकत के साथ यदि वे अभी भी वही शब्द कहते जो उन्होंने पहले कहे थे,
तो ये केवल अपनी क्षमताओं का बहुत अधिक आकलन करना होता। दूसरी ओर फैंग गार्ड्स के दिल उत्साह से काम रहे थे। वे इस बात से प्रफुल्लित थे कि उनके पास इतना कौशल था। उनकी नज़र में ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा वाला व्यक्ति ही उनका स्वामी बनने के योग्य था। उपस्थित सभी लोगों में साइड ब्रांच का वह बूढ़ा व्यक्ति सबसे अधिक सदमे में था। उसने उसे एक भयावह नज़र से देखा। शायद अन्य लोग इसे नहीं देख पाए, लेकिन उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा था। वह उस समय आसानी से उसकी जान ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने केवल उसका हाथ मरोड़कर उसे काबू में रखा। उसने पहले ही उन पर दया दिखाई थी। उसने जल्दी से सोचा कि यदि उनका उपनाम एक ही नहीं होता और वे इस तरह फैंग निवास में जबरदस्ती घुसकर सत्ता हथियाने की कोशिश करते, तो उसे डर था कि वे सब आज इसी दिन यहाँ दफन कर दिए जाते। जब उसने ये सोचा तो उसके दिल में दहशत समा गई और उसकी पूरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। जब वह अपने हाथ में मौजूद लाठी को संभालने में व्यस्त था ताकि वह फिसल न जाए, तो दूसरे हाथ से उसने एक अन्य व्यक्ति को पकड़ लिया जो उसी तरह स्तब्ध था। उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, इसे जल्दी वापस ले चलो। चलो चलो यहाँ से। हालांकि इस समय फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। वे सब वहां स्तब्ध खड़े थे और अपने सामने खड़ी उस अद्वितीय महिला को डर भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। नीचे दबाया गया वह व्यक्ति पागलों की तरह छटपटा रहा था और चिल्ला रहा था। ठीक अगले ही पल उसने देखा कि उसने अपनी हथेली से उसकी पीठ पर प्रहार किया और एक दबी हुई कराह के साथ वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। फैंग जियू की ठंडी और उदासीन निगाहें साइड ब्रांच के सभी लोगों पर घूमी और फिर उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ये पहली और आखिरी बार है। फैंग परिवार के वंशज होने के नाते आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसी बात दोबारा कभी हुई तो मुझे आपकी साइड ब्रांच को फैंग परिवार से पूरी तरह मिटाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसकी गंभीर चेतावनी सुनकर साइड ब्रांच के लोगों को लगा कि उनके दिल बाहर निकल आए हैं और उनके मन में एक अटूट निश्चय पत्थर की लकीर बन गया। किसी ने भी उसकी बातों पर संदेह नहीं किया, क्योंकि वे उसकी चालों से देख सकते थे कि वह निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो पारिवारिक संबंधों को लेकर भावुक हो। यदि कभी अगली बार हुआ तो उन्हें विश्वास था कि वह निश्चित रूप से वही करेगी जो उसने आज कहा था और साइड ब्रांच को पूरी तरह गायब कर देगी। बूढ़े व्यक्ति ने अपने दिल के डर को दबाने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। मैं समझता हूं, मैं साइड ब्रांच के लोगों को अच्छी तरह से संभालूंगा। ऐसी चीज दोबारा कभी नहीं होगी। उसके आश्वासन को सुनने के बाद फैंग जियू के होंठ मुड़ गए और उसने कहा, परिचारक स्टुअर्ट, इन्हें बाहर छोड़ दो। जी। परिचारक स्टुअर्ट ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और साइड ब्रांच के लोगों के आगे चलते हुए उन्हें बाहर ले गया। उन्हें अपनी दुम दबाकर भागते हुए और उनके चेहरों को पीला पड़ा देख लुओयू अपनी खुशी नहीं रोक पाया और खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह बड़े बड़े कदमों से फैंग जियू की ओर बढ़ा और चापलूसी करते हुए बोला, मिस्ट्रेस, मुझे अभी अभी पता चला है कि आप वास्तव में मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। फैंग जियू ने एक भौं उठाए और एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी नज़र बाकी कुछ लोगों पर से गुजरती हुई प्रशिक्षण मैदान से बाहर की ओर बढ़ गई। ये देखकर कि उसने उससे बात नहीं की, लुओयू ने ढिठाई दिखाए और उसके पीछे पीछे हो लिया। प्रशिक्षण मैदान में उनके जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया था और अब वहां केवल 7 फैंग गार्ड्स रह गए थे। तुम लोगों को क्या लगता है? अपनी ताकत और क्षमताओं के साथ क्या तुम्हें लगता है कि वह हमारी मिस्ट्रेस बनने के योग्य है? फान लिन ने मुस्कुराते हुए अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। उनमें से कुछ सोच में डूबे थे, तभी उनमें से एक अंततः बोल उठा, मिस का प्रदर्शन वास्तव में हमारी उम्मीदों से परे है। अगर वह वास्तव में ऐसी महिला है तो फैंग गार्ड्स की कमान संभालने में कोई समस्या नहीं है। सही बात है, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ संभाला वह त्रुटिहीन था। उनके काम करने का तरीका बहुत दृढ़ है, वह नर्म नहीं है और जरूरत पड़ने पर सख्त भी है। ऐसी निर्भीकता और साहस होना किसी औसत व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पिछली बार हमें उनके संपर्क में आने का बहुत मौका नहीं मिला था, हालांकि इस बार बहुत कुछ देखा जा सकता था। मुझे लगता है कि वह एक सोते हुए बाघ की तरह है, जो हमला करते समय अत्यंत भयानक हो जाता है। हालांकि हमें वापस आए इतना समय हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई निर्देश या आदेश नहीं दिया है। ऐसा लगता है जैसे हम उनके लिए अदृश्य हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हमसे संतुष्ट नहीं है? कि कांग ने चिंता के साथ पूछा। इस समय वह सोच रहा था कि क्या उन्हें पहले ही पता चल गया है कि उस दिन क्या हुआ था। ज्यादा सोचना बेकार है, चलो चलते हैं। उनमें से कई ने एक दूसरे की ओर देखा और वापस चल दिए।
उनके मन में एक अंदेशा था, शायद बात यह नहीं थी कि वह उनकी मिस्ट्रेस बनने के योग्य थी या नहीं, बल्कि बात यह थी कि क्या वह उन्हें अपना अधीनस्थ बनने के योग्य समझती थी। एक सुदूर साम्राज्य में काले लबादे वाले व्यक्ति ने ग्रे वुल्फ के कमरे में प्रवेश किया और एक संदेश देने के बाद चुपचाप चला गया। मेज के पास बैठकर चाय पीते हुए शैडो वन ने उस पर नजर डाली और जिज्ञासा से पूछा, क्या ये वही खबर हो सकती है जो मास्टर ने मांगी थी? हाँ, जिस दिन घोस्ट डॉक्टर चले गए थे, क्या मास्टर किसी काम में फंसने के कारण उन्हें ढूंढ नहीं पाए थे? उसके बाद उन्होंने मुझसे उनके ठिकाने की जांच करने के लिए कहा था और हाल ही में खबर मिली है। ग्रे वुल्फ बुदबुदाया और जानकारी देखने के इरादे से बैग उठाया। ग्रीन गैलप कंट्री में कोई खबर नहीं थी। मास्टर के मार्गदर्शन में उन्होंने मुझसे सन ग्लोरी कंट्री में किसी को छानबीन करने के लिए भेजने को कहा था। क्या ये खबर आखिरकार आ गई है? 9वीं श्रेणी 9th ग्रेड का देश। घोस्ट डॉक्टर वहां क्यों जाएंगे? शैडो वन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसकी राय में घोस्ट डॉक्टर इतने छोटे देश से कैसे हो सकते थे? आखिरकार 9वीं श्रेणी का देश इतने उच्च स्तर का कीमियागर एल्केमिस्ट पैदा नहीं कर सकता था। मुझे क्या पता? मास्टर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल मुझे सन ग्लोरी कंट्री में कुछ पता लगाने के लिए किसी को भेजने को कहा था। यहां तक बोलते हुए उसने बैग से जानकारी बाहर निकाली। सबसे ऊपर जो चीज थी वह एक व्यक्ति का चित्र था। इस चित्र में वह व्यक्ति शानदार लाल रंग के लिबादे में था, चेहरा अत्यंत आकर्षक और वे आंखें बुद्धिमत्ता से भरी थीं। इसे इतना सजीव बनाया गया था कि ऐसा लगता था जैसे वह व्यक्ति सीधे उन्हीं की ओर देख रहा हो। चेहरे पर एक शरारती भाव था और होठों पर एक शैतानी मुस्कान खिली थी। ये घोस्ट डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं हो सकता था जिसका चित्र इतनी सूक्ष्म बारीकियों के साथ बनाया गया था। ग्रे वुल्फ उस चित्र को पकड़े हुए अपना सिर हिला रहा था और अफसोस जता रहा था। इसे देखो, मास्टर वास्तव में रोंते रोंते तक प्यार में डूबे हुए हैं। अगर तुम मुझसे घोस्ट डॉक्टर का चित्र बनाने को कहो तो मैं कभी ऐसा सजीव चित्र नहीं बना पाऊंगा। देखो, मास्टर ने उनके आकर्षण को भी चित्र में उतार दिया है। अगर तुम कहो कि मास्टर के दिल में घोस्ट डॉक्टर नहीं है तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। शैडो वन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। प्रेम का रोग दो लोगों के बीच का मामला है, लेकिन मास्टर के मामले में एक नजर में ही साफ है कि यह केवल एक तरफा है। अगर घोस्ट डॉक्टर के दिल में मास्टर होते तो वह हर बार भागते नहीं। तुम इसका पूरा दोष घोस्ट डॉक्टर पर नहीं मर सकते। उन्हें देखकर लगता है कि उनकी उम्र केवल 15 या 16 साल होगी। वह अभी एक नन्हा सा पौधा है। हालांकि मुझे यह मानना होगा कि वह अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा विलक्षण है, फिर भी तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि असल में वह केवल 15-16 साल के ही हैं। यही नहीं, मास्टर वह है जिनका झुकाव पुरुषों की ओर है। ब्रोकन स्लीव। वह घोस्ट डॉक्टर सामान्य दिखते हैं, इसलिए मास्टर का उन्हें पसंद करना एक बात है और उनका मास्टर को पसंद न करना दूसरी बात। तुम कहते हो कि मास्टर उन्हें पसंद करते हैं, तो क्या वह उन्हें अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं? जब शैडो वन ने ये सुना तो उसने उसे अजीब तरह से देखा और कहा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि घोस्ट डॉक्टर सामान्य है लेकिन मास्टर नहीं। ग्रे वुल्फ ने अपनी पीठ सीधी की और आसपास देखने के लिए जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, फिर हंसते हुए बोला, मास्टर कभी सामान्य रहे ही नहीं। मुझे बताओ, क्या कोई सामान्य आदमी एक सुंदर और सुडौल महिला को छोड़कर किसी पुरुष को पसंद करेगा? लेकिन अचानक उसका रंग बदल गया और उसकी आंखों में एक चमक कौंधी। उसने हल्का सा खांसा और एक गंभीर चेहरा बनाकर बोला, मास्टर हमारे स्वामी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पुरुष को पसंद करते हैं या स्त्री को। ये वह चीज नहीं है जिसे हम अधीनस्थ देख सकें। घोस्ट डॉक्टर के प्रति उनकी भावनाओं को देखते हुए मैं भी पूरे दिल से उनकी मदद करना चाहता हूं और चाहता हूं कि उनकी यह इच्छा पूरी हो और वे जीवन भर खुशियों के साथ साथ रह सकें। ओह, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी चुगली कर दूंगा? शैडो वन ने एक घूंट चाय पी और पूछा, क्या मैं ऐसा दिखता हूं जो दूसरों की चुगली करेगा? ग्रे वुल्फ ने उससे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, तुम नहीं करोगे। बस इतना है कि जब तुम नशे में होते हो तो सबसे पहले मास्टर के पास जाकर सब कुछ उगल देते हो। बस इतनी सी बात है। खास खास। शैडो वन अजीब तरह से खांसा और पलटवार किया, पिछली बार मैं नशे में था। क्या मास्टर ने उसे गंभीरता से नहीं लिया? हाँ, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और केवल इतना कहा कि वह तुम्हारे आजमाने के लिए और भी तेज शराब ढूंढेंगे। इस विषय पर बात करते हुए उसने एक आह भरी और कहा, अगर तुम अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं होते जिससे मैं बात और गपशप कर सकूं, तो मैं तुम्हारी वजह से इतनी बार मुसीबत में नहीं फंसता। इसे गपशप कैसे कहा जा सकता है? तुम जाहिर तौर पर मास्टर की पीठ पीछे उनके बारे में बातें कर रहे हो।
मेरे अलावा और किसकी हिम्मत है सुनने की? हम ये दोनों ही हैं जो ऐसी चीजों पर चर्चा करने की हिम्मत रखते हैं। ये वही दो हैं जो अपने मास्टर के साथ रहते हैं और उनके दाहिने और बाएं हाथ हैं। उनके अलावा और किसके पास इतनी हिम्मत होगी? शैडो वन ने कहा, और जब उसने देखा कि ग्रे वुल्फ ने काफी देर तक उस चित्र को पकड़ा हुआ है और उसे नीचे नहीं रख रहा है, तो उसने सलाह दी, बेहतर होगा कि तुम उस चित्र के साथ सावधानी बरतो और उस पर कोई सिलवट न आने दो। मास्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यह चित्र उन्हें वापस किया जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब उन्होंने इसे बनाया था तो वह इस चित्र को हाथों में लेकर खिड़की के पास खड़े हो जाते थे और खुद से बड़बड़ाते हुए न जाने कितनी बार घोस्ट डॉक्टर को बेरहम कहकर कोसते थे। जब मैंने वह देखा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद उन पर कोई साया आ गया है। अगर उस तरफ काम न फंसा होता तो मुझे विश्वास है कि मास्टर बहुत पहले ही घोस्ट डॉक्टर को ढूंढने निकल चुके होते। मुझे पता है। अगर अधीनस्थों को घोस्ट डॉक्टर के ठिकाने का पता लगाने के लिए न देना होता तो मास्टर इस चित्र को कभी अपने हाथों से दूर नहीं होने देते। ग्रे वुल्फ ने कहा और चित्र को मेज पर रखकर दूसरी जानकारी उठाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें फटी रह गईं और वह अविश्वास में खड़ा होकर चिल्लाया, क्या घोस्ट डॉक्टर एक महिला है? उसी पल चाय पी रहे शैडो वन ने जैसे ही यह सुना, उसने तुरंत अपने मुंह की चाय मेज पर उगल दी और मेज पर वो सजीव चित्र रखा था जो पल भर में गीला हो गया, धुआं लग गया। खास। उसने अपना सिर उठाया और अविश्वास के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ग्रे वुल्फ ने अपने हाथों में मौजूद कागज को मजबूती से पकड़ रखा था और उत्साह के साथ बोला, हा। ये तो शानदार है। घोस्ट डॉक्टर वास्तव में एक महिला है। इसका मतलब है कि हमारे मास्टर सामान्य हैं और इसका मतलब ये भी है कि भविष्य में हमारे पास एक नन्हा मास्टर भी होगा। हा। ओह, उसकी हंसी अचानक रुक गई जब उसने फटी आंखों से शैडो वन की ओर देखा। तुम मुसीबत में हो, तुमने घोस्ट डॉक्टर के चित्र को खराब कर दिया। यह अब पूरी तरह गीला हो गया है। शैडो वन एक पल के लिए सुन्न पड़ गया और उसने धीरे से उस चित्र की ओर देखा जो उसके द्वारा अभी अभी उगली गई चाय से भीग चुका था। मास्टर द्वारा चित्र सौंपते समय दी गई बार बार की चेतावनियों को याद करके उसने पाया कि उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक परत जम गई है। मुझे जानकारी देखने दो। उसने कागजों का ढेर लिया और जितना अधिक उसने पढ़ा उतना ही वह चकित होता गया। घोस्ट डॉक्टर न केवल एक महिला है, बल्कि वह वास्तव में उस छोटे से 9वीं श्रेणी के देश से है। मुझे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी जगह से उसके जैसी व्यक्ति निकल सकती है। किसे परवाह है कि वह कौन सा देश है? भविष्य में जब तक मास्टर घोस्ट डॉक्टर का परिचय सबसे कराएंगे, कोई नहीं कहेगा कि वह ब्रोकन स्लीव पुरुषों में रुचि रखने वाले हैं। अरे हाँ, वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर को ये बात बहुत पहले से पता थी कि घोस्ट डॉक्टर वास्तव में एक लड़की है? अचानक एक चौंकाने वाला विचार उसके दिमाग में आया, शायद उसके मास्टर को बहुत पहले से पता था कि घोस्ट डॉक्टर एक महिला थी। इसकी संभावना है। शैडो वन ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि उसके मास्टर उसकी घोस्ट डॉक्टर की रुचियों के प्रति कितने अडिग थे। उन्हें बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि वह एक महिला है, वरना भले ही मास्टर को इस बात की परवाह न हो कि दूसरे उन पर कैसी नजर डालते हैं, लेकिन वह किसी को ये कहते हुए सहन नहीं कर पाते कि वह ब्रोकन स्लीव है। यहाँ तक सोचते हुए उसने अपनी ठुड्डी छुई। अब याद आया, उन्हें ब्रोकन स्लीव कहने वाले इकलौते लोग ग्रे वुल्फ और वह खुद ही थे। बस वे दोनों। अभी वह अपने विचारों में और गहराई से उतरना ही चाहता था कि उसने देखा कि ग्रे वुल्फ ने दस्तावेजों और चित्र को समेटा और तेजी से मास्टर के पास चल दिया। मैं जाकर मास्टर को घोस्ट डॉक्टर के ठिकाने की रिपोर्ट देता हूँ। ग्रे वुल्फ उस चित्र को शरारत से देखते हुए मुस्कुराया और बोला, साथ ही मैं मास्टर को इस चित्र के बारे में भी बता दूंगा। अपनी बात खत्म करते ही वह तेजी से बाहर निकल गया। ये कृतघ्न भेड़िया व्हाइट आइड वुल्फ। शैडो वन ने दबी आवाज में गाली दी और जल्दी से उठकर उसके पीछे भागा। कमरे में काले रंग का चोगा पहने और पढ़ाई की मेज पर बैठे मास्टर लिखने में व्यस्त थे। जब उन्होंने काम खत्म किया तो ब्रश एक तरफ रख दिया। जैसे ही उन्होंने चाय का प्याला उठाया और होठों तक ले गए, उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई दी, मास्टर अंदर आओ। ग्रे वुल्फ ने अंदर से आवाज सुनने के बाद ही दरवाजा खोला और प्रवेश किया। तेज कदमों से अंदर जाते हुए उसने खिले हुए चेहरे के साथ रिपोर्ट दी, मास्टर घोस्ट डॉक्टर की खबर मिली है। उसने कागजात सौंप दिए जिसमें वह भीगा हुआ चित्र भी शामिल था। जब उन्होंने अपने मास्टर को गहरी भौहें सिकोड़कर उस चित्र को घूरते हुए देखा तो ग्रे वुल्फ ने बिना किसी पछतावे के कहा,
मास्टर, शैडो वन सावधान नहीं था और उसने चित्र पर एक मुंह चाय उगल दी। शैडो वन, जो पीछे से भागता हुआ आया था, ने ये शब्द सुने और ग्रे वुल्फ को गुस्से से घूरा, फिर पछतावे में एक घुटने के बल झुक गया। ये सब इस अधीनस्थ की गलती है। मास्टर, कृपया मुझे दंड दें। मास्टर ने उन दोनों को घूर कर देखा और बिना कुछ कहे जानकारी को पढ़ना शुरू किया। जितना अधिक उन्होंने पढ़ा, उनकी भौहें उतनी ही अधिक सिकुड़ती गईं। विशेष रूप से तब जब उन्होंने वह हिस्सा पढ़ा जहां लिखा था कि उसकी सगाई मुरुंगी हुअन नाम के व्यक्ति से हुई थी। उनका पूरा चेहरा काला पड़ गया और उनके हाव भाव बिगड़ गए। जब तक उन्होंने यह नहीं पढ़ लिया कि उनकी सगाई रद्द हो चुकी है, तब तक उनकी भौहें ढीली नहीं हुई। उनके बेदाग चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी आ गई। इससे पता चला कि वह मिली हुई खबर से बहुत संतुष्ट थे। ग्रे वुल्फ बगल से उनके हाव भाव देख रहा था और उसने सावधानी से कहा, मास्टर, चूंकि सन ग्लोरी कंट्री हमारे यहाँ से बहुत दूर है, हमें अभी तक ताज़ा खबरें नहीं मिली है। लेकिन घोस्ट डॉक्टर के ठिकाने का पता चलने के बाद क्या मास्टर वहां जाकर देखना चाहेंगे? ग्रे वुल्फ की बातें सुनकर हेल्स लॉर्ड, नरक के स्वामी, ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उनका सुंदर और मर्दाना चेहरा शांत था। उनके मुख मंडल में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके हाव भाव गहरे गंभीर होते, लोगों के मन में भय पैदा कर देते थे। ग्रे वुल्फ ने झेपते हुए मुस्कुराया और कहा, वह आपके अधीनस्थ ने जानकारी पूरी पढ़ ली है और उसे एहसास हुआ कि घोस्ट डॉक्टर वास्तव में एक महिला है। इसलिए यह अधीनस्थ सोचता है कि घोस्ट डॉक्टर एक अत्यंत उत्कृष्ट महिला है और यदि मास्टर उनके पास नहीं होंगे तो मुझे डर है कि उन्हें अन्य पुरुषों द्वारा छीन लिया जाएगा। हेल्स लॉर्ड कुर्सी के पीछे टिक गए और दोनों हाथ जोड़कर उसे घूरने लगे। उनके आकर्षक होंठ एक खतरनाक मुस्कान में मुड़ गए और एक चुंबकीय धीमी आवाज में उन्होंने कहा, ओह, तो तुम्हें लगता है कि यह लॉर्ड अन्य पुरुषों से हार जाएगा? या तुम्हारा यह इशारा है कि वह दूसरों द्वारा आसानी से हुक मोहपाश में फंस न कर ली जाएगी? हुक, ये शब्द सुनकर जमीन पर घुटने के बल बैठा शैडो वन एक पल के लिए कांप उठा और उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। क्या इसका मतलब यह है कि मास्टर घोस्ट डॉक्टर के करीब रहने वाले सभी पुरुषों को उन्हें लुभाने के इरादे वाले पुरुष मान रहे हैं? हालांकि ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति घोस्ट डॉक्टर को लुभाने की कोशिश कर रहा था, वह केवल मास्टर खुद थे। लेकिन अगर यह सच भी था, तो भी ये ऐसे शब्द थे जिन्हें कहने की हिम्मत वह कभी नहीं कर सकता था। जब ग्रे वुल्फ ने उनका सवाल सुना तो उसके मुंह का कोना फड़कने लगा और उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, ये आपके अधीनस्थ का मतलब यह नहीं था। बस बात यह है कि जैसा कि पुरानी कहावत है, एक अच्छी महिला को उसके पति द्वारा लगातार घेरे जाने पीछा करने का डर रहता है। एक महिला चाहे कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी ठंडी हो, किसी पुरुष द्वारा लगातार पीछा किए जाने के बाद उसका बचाव इरादा टूट ही जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह ये है कि दृढ़ता ही कुंजी है और वह इस तरह के तरीके से अनजाने में आपकी ओर खींची चली आ सकती है। जब उन्होंने ये सुना तो हेल्स लॉर्ड की आंखें चमक उठी और उनके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। उन्होंने ग्रे वुल्फ की ओर देखा और कहा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इस लॉर्ड को बस इस तरह पीछा करना, तंग करना सीखने की जरूरत है और मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसका अपहरण साथ ले जाना नहीं कर पाऊंगा। अपहरण? इस समय शैडो वन में ऊपर देखने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। वह वास्तव में कहना चाहता था कि मास्टर पर घोस्ट डॉक्टर के प्रेम का विष इस कदर हावी हो गया है कि उनके सबसे सम्मानित और कुलीन मास्टर के मुंह से हुक और अपहरण जैसे शब्द निकल रहे हैं। इसके अलावा उनके स्वर को सुनकर ऐसा लग रहा था कि उनका इसे लागू करने का इरादा है। इस क्षण वह अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सका और उसने ग्रे वुल्फ की ओर देखा। उसे बस यही लगा कि ग्रे वुल्फ इन मूर्खतापूर्ण सुझावों के साथ सब कुछ गड़बड़ कर रहा है और अराजकता फैला रहा है। वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि उसका सबसे सम्मानित मास्टर, जो आमतौर पर दबंग और कभी कभी अभिमानी होता था, एक महिला का लगातार पीछा करने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा और यहाँ तक कि उसे साथ ले जाने की योजना भी बना लेगा। शैडो वन की बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया के साथ ग्रे वुल्फ बहुत उत्साहित था। अपने मास्टर की बातें सुनने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसने धूर्तता से कहा, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। मास्टर, एक महिला का पीछा किया जाना चाहिए लेकिन उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक महिला को अपने मोह में बांधने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है। इसके कई तरीके हैं। कुछ महिलाएं जिद्दी होती हैं और हार मानने से इनकार कर देती हैं, जबकि कुछ सिर्फ ये परखती हैं कि वह पुरुष उन्हें कितना ध्यान देने को तैयार है। इसके अलावा मास्टर की योग्यता को देखते हुए केवल घोस्ट डॉक्टर ही ऐसी हैं जिन पर आपका आकर्षण काम नहीं कर रहा है।
अगर कोई और महिला होती तो क्या मास्टर को पीछा करने का सहारा लेना पड़ता। सिर्फ एक नज़र और एक वाक्य से ही बहुत सी महिलाएं आप पर खुद को न्यौछावर कर देती। हेल्स लॉर्ड ने उसकी ओर एक सरसरी निगाह डाली और मन ही मन दुखी हुए। ग्रे वुल्फ भी देख सकता था कि उस महिला को वे बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगे और उनका जादू उस पर बेकार था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने हाथ हिलाया और कहा, तुम दोनों पहले जा सकते हो। ग्रे वुल्फ, जो इस समय काफी जोश में था, पूछना चाहता था कि वे घोस्ट डॉक्टर को ढूंढने कब जाएंगे, लेकिन शैडो वन ने उसे बाहर खींच लिया। आपके अधीनस्थ अब प्रस्थान करेंगे, शैडो वन ने सम्मानपूर्वक कहा और तुरंत ग्रे वुल्फ को अपने साथ खींच ले गया। जाते हुए उन दोनों आकृतियों को देखते हुए हेल्स लॉर्ड की आंखों में एक चमक कौंधी और उन्होंने अपने हाथ में मौजूद चित्र को देखा। चित्र में मौजूद व्यक्ति की आंखें सजीव थीं और मुस्कान में शरारत का संकेत था। वे जितनी देर उसे देखते, उन्हें लगता जैसे उनके दिल में कोई पंख उन्हें गुदगुदा रहा हो। उनकी उंगलियों ने चित्र में मौजूद व्यक्ति के छोटे से चेहरे को धीरे से छुआ और धीमी आवाज में वे मुस्कुराते हुए बुदबुदाए, छोटी चीज, तुम भाग नहीं सकती। आछुन। फेंग जियू, जो उस समय एक बोतल में औषधीय पाउडर भरने में व्यस्त थी, अचानक चीख पड़ी। उसने अपनी नाक रगड़ी और खुद से बड़बड़ाए, कौन मुझे याद कर रहा है। जब ये शब्द निकले तो वह मुस्कुराए और अपना सिर हिला दिया। उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ कि उसके मन में ऐसा विचार आया। आखिरकार जो भी उसे याद कर सकते थे वे तो पहले से ही उसके पास थे। लिटिल जियू। गुवान शी लिन बड़े बड़े कदमों से अंदर आया, उसके चेहरे पर भारी उत्साह था। उसने कहा, मेरा घर बनकर तैयार हो गया है, मैंने लोगों से काफी सारे काम करवाए हैं। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त भी चुन लिया गया है, जो आज से 3 दिन बाद का है। ये सुनकर फेंग जियू भी उसकी खुशी में शामिल हो गई। वह मुस्कुराए और बोली, सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब से मैं वापस आई हूं मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। चलो मुझे अपने नए घर की सैर कराओ। उसने अपने हाथ की बोतल पीछे खड़ी लिन शुआंग को थमा दी। यह मेरे पिता के घावों की दवा है, इसे ले जाओ और लिंग हुआ को उनकी पट्टी बदलने में मदद करने दो। साथ ही मेरे दादाजी को बता देना कि मैं भाई के घर देखने गई हूँ। कई दिन बीत चुके थे और उसके पिता की रिकवरी बहुत अच्छी हो रही थी। उनकी ऊर्जा भी अच्छी थी, इसलिए उसने पट्टी बदलने का काम लिंग हुआ पर छोड़ दिया था। जी। लिंग शुआंग ने आदेश माना और दवा की बोतल लेकर फेंग जियाओ के आंगन की ओर चल दी। चलो चलें, गुवान शी लिन ने उत्साह के साथ कहा और उसे उस गुवान निवास में ले गया जिसे उसने अपने हाथों से खड़ा किया था। दोनों घर एक दूसरे के बेहद करीब थे। जैसे ही वे गेट से बाहर निकले उन्हें वह बड़ी हवेली दिखाई देने लगी। जब वे मुख्य द्वार के सामने पहुंचे तो फेंग जियू के कदम ठिठक गए। उसने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। बगल में खड़े गुवान शी लिन ने देखा कि उसकी नज़र उस नाम पट्टिका प्लाक पर थी जो लाल कपड़े से ढकी हुई थी। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने दादाजी से शब्दों के चयन के लिए सलाह ली है, जब मैं आधिकारिक तौर पर अंदर चला जाऊंगा तब इसका अनावरण करूंगा। आओ अंदर चलकर देखते हैं। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और उसके साथ हवेली के भीतर प्रवेश किया। मास्टर, मिस। अंदर कुछ नौकर सफाई कर रहे थे और एक परिचारक स्टुअर्ट भी था। उन्हें देखते ही सबने अपना काम रोक दिया और अभिवादन करने के लिए पास आए। चिंता मत करो, अपना काम जारी रखो। गुवान शी लिन ने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया और फेंग जियू के साथ आगे बढ़ते हुए उसे अलग अलग जगहों के बारे में बताने लगा और सजावट के पीछे की अपनी सोच समझाए। देखो, ये पूर्वी आंगन ईस्ट कोर्टयार्ड है, यहाँ मैं रहूंगा। यह आंगन सबसे बड़ा है, यहाँ मेरे मुक्केबाजी के अभ्यास के लिए पर्याप्त जगह है। मैंने लोगों से यहाँ अभ्यास के लिए लकड़ी का खंभा वुडन स्टेक भी लगवाया है। अरे हाँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा आंगन दिखाता हूँ। तुमने मेरे लिए एक आंगन क्यों छोड़ा? उसने हैरान होकर उसकी ओर देखा। बेशक तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे लिए आंगन कैसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फेंग निवास तुम्हारा घर है, तो ये भी तुम्हारा ही घर है। इस घर में तुम्हारे लिए हमेशा एक जगह रहेगी। वह खुशी से मुस्कुराया और आगे बोला, मुझे पता है कि तुम्हें शांत माहौल पसंद है, इसीलिए मैंने विशेष रूप से ये दक्षिणी आंगन साउथ कोर्टयार्ड तुम्हारे लिए रखा है। उसकी बातें सुनकर फेंग जियू का दिल भर आया और वह खुशी से मुस्कुराए, धन्यवाद भाई, हम परिवार हैं, धन्यवाद की क्या बात है। वह जोर से हंसा और उसे दक्षिणी आंगन की ओर ले गया। यह इतना बड़ा है, यह देखकर कि उसने उसके लिए पूरा दक्षिणी आंगन छोड़ दिया है, वह चकित हुए बिना नहीं रह सकी। आमतौर पर मुख्य आंगन के अलावा अन्य 3 आंगन के भीतर छोटे छोटे आंगन होते हैं।
हालांकि उसने पूरा हिस्सा उसके लिए छोड़ दिया था और यहाँ तक कि छोटे आंगनों को तुड़वाकर उसके लिए एक बड़ा आंगन बनवाया था। ये फैंग निवास में उसके वर्तमान आंगन से केवल थोड़ा ही छोटा था। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, वहाँ देखो, मैंने लोगों से तुम्हारे लिए एक झूला भी लगवाया है। मैंने आड़ू पीच के पेड़ों की 2 कतारें भी लगाई हैं, दोनों तरफ एक एक। भविष्य में न केवल खाने के लिए आड़ू होंगे बल्कि तुम सुंदर आड़ू के फूलों पीच ब्लॉसम्स का आनंद भी ले सकोगी। बुरा नहीं है ना? आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आगे भी इसी तरह अच्छी अच्छी नई नई स्टोरी लाते रहेंगे।